एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आई होप आप सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन जल्दी से करनी है ग्रेजुएशन के बाद, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन उनको BHU से करनी है। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आज की क्लास में मैं उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि किन किन डिसिप्लिन में आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कौन कौन सी मास्टर्स जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में BHU में जो है अवेलेबल है। तो आप जो है बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको मास्टर्स करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो BHU आपकी बकेट लिस्ट में हमेशा एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपका रहता ही है। तो BHU में कौन कौन से जो कोर्सेज है वो ऑफर किए जाते हैं जो आप कर सकते हैं, और उन कोर्सेज में अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपको कौन सा एग्जाम देना होता है। देखो, एग्जाम तो CUET PG का आपको देना है। अब CUET PG का एग्जाम आपको कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में देना है, क्योंकि बहुत सारे कोड है ना, HUQP08, HUQP01, COQP12, COQP11। अब इन सब में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिरकार मैम हमें मास्टर्स इसमें करनी है तो अब हम कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम दे, अगर हमें हिस्ट्री में करनी है तो कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड रहे, ज्योग्राफी में करनी है तो कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड होना चाहिए, अगर हमें MBA करनी है तो कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड होना चाहिए, LLB करनी है तो कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड होना चाहिए। सो आज की क्लास में वो सारी चीजें जो है मैं आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं, और BHU के बारे में सारी चीजें समझने वाले हैं कि आखिरकार अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो क्या क्या पॉइंटर्स आपको अपने माइंड में रखने हैं। थोड़ा फीस से रिलेटेड भी आइडिया मैं आपको दे दूंगी, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है उससे रिलेटेड भी सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो है ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 2024 का। 2025 का जब आ जाएगा तो उसके बारे में तब हम डिस्कस करेंगे। यूजली जो है बहुत सिमिलर रहता है, पूरा जो पैटर्न है एग्जाम का वो भी काफी सिमिलर रहता है। कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड में कौन सा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स मिल जाएगा वो भी जो है चीजें बदलती नहीं है, वो सेम रहती है। तो अभी हम 2024 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन की मदद से हम समझ लेंगे कि आखिरकार 2025 में चीजें क्या रहेगी। 2025 का अगर आप CUET PG का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको किस क्वेश्चन पेपर में कोड देना होगा और किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना होगा। तो एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आप किस किस चीज में मास्टर्स कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज है जो BHU जो है प्रोवाइड करता है। तो एक बार फटाफट से जो है देख लेते हैं इस बुलेटिन को। स्टार्टिंग में सिर्फ इधर समरी बताई है थोड़ी सी, अगर आपको ये छोटी लगेगी, अगर वीडियो मतलब अगर आपको जो है थोड़ा फॉन्ट कम लग रहा है तो आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको स्ट्रेच करके भी दिखा दूंगी, तो टेंशन नहीं लेनी है। इसमें बस ये बता रखा है कि आज की इस पूरे बुलेटिन में किस किस चीजों के बारे में बात की गई है और हम किस किस चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में भी। तो देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज जो है BHU ऑफर कर रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। भाई पर जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसका कलर हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कोर्सेज जो है BHU ऑफर करे वो हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी अगर आप आर्ट्स के कोर्सेज कर रहे हो या फिर कॉमर्स के करना चाहते हो, एजुकेशन के, लॉ के, या फिर विजुअल आर्ट्स के, सोशल साइंसेस के कोर्सेज, या फिर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हो तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उसको भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी मेन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वहीं पर देखो, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको CUET PG का एग्जाम देना है और आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट बहुत सारे BHU के ऐसे कोर्सेज है जिनमें आपको एग्जाम तो देना ही है। उसके बाद जो आपका ग्रुप डिस्कशन भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, प्रैक्टिकल, फिजिकल फिटनेस एग्जाम, ये सारी चीजें भी होंगे। तो वो कौन से एग्जाम्स होंगे जिनमें ये सारी चीजें होंगी तो वो भी मैं आज की वीडियो में बताने वाली। वीडियो थोड़ी सी डिटेल रहेगी तो आपको एंड तक देखनी है, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि आखिरकार क्या क्या चीजें जो है अवेलेबल है BHU में। ठीक है, फिर रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, सुपरन्यूमेरिक, क्वाटा के बीच में, इसके बारे में हम इतनी बात नहीं करेंगे कि क्या रिजर्वेशन है। पहले जो है मैं ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको किस क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना होगा BHU में। और BHU में हॉस्टल फैसिलिटीज और उनकी क्या फीस है इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ BHU में हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है, बट वो लिमिटेड होती है, हर किसी को नहीं मिलती है। वो मिलती है, उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आप कितने दूर रहते हो और आपके कितने मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, उस बेसिस पर हॉस्टल जो है अलॉट किया जाता है।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, बता रखा है बीएचयू यूनिवर्सिटी के बारे में, इस बुलेटिन में कुछ भी नहीं बता रखा है, तो इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। आप सभी को पता है कि बीएचयू की क्या मान्यता है, तो उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होता है ना कि बीएचयू के जो कोर्सेज है ना, जो इसके अंदर जो कोर्सेज है वो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी ऑफर करते हैं जो बीएचयू के अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट इन द मेन कैंपस बीएचयू, देखो अगर आपको मेन कैंपस में जाना है तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो आपको मेन कैंपस में मिल जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी जो है जो आपको मेन कैंपस में नहीं किसी और कॉलेजेस में जो है मिल रहे हैं। जैसे एक तो मेन कैंपस हो गया वो कोएड है, उसको हम डीएमसी बोल देते हैं। वहीं पर अगर आप देखोगे महिला महाविद्यालय जो कि मेन कैंपस बीएचयू में है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये मिर्जापुर कोएड है। वहीं पर कॉलेज एडमिटेड टू द प्रिविलेज ऑफ बीएचयू, मतलब बीएचयू के प्रिविलेज से ये वाले कॉलेजेस भी आपको एडमिशन जो है देते हैं। तो अगर आप एग्जाम दोगे, इसके लिए भरोगे बीएचयू में, तो आपको इनमें से भी कॉलेजेस जो है अलॉट हो जाएंगे। इनकी भी अलग अलग सीट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंता कॉलेज फॉर विमेन राजघाट। सो ये सारी चीजें जो अवेलेबल है। तो वहीं पर इन्होंने ये चीज तो साफ यहाँ पर बोल दी है कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ रखा है तो इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना होगा। सीयूईटी पीजी का एग्जाम, इन्होंने अपना ये नाम लिखा हुआ है बीएचयू पेट। बीएचयू पेट कुछ नहीं है, सीयूईटी पीजी के एग्जाम को ही ये लोग बीएचयू पेट, मतलब इनका पूरा एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो बीएचयू पेट के लाया जाएगा और सीयूईटी पीजी का एग्जाम देकर ही इसका जो स्कोर आएगा वो इसमें वैलिड रहेगा। ओके, सीयूईटी के बेसिस पर ही आपको इसमें एडमिशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास आप एमए इन अरेबिक कर सकते हैं, एमए इंग्लिश, एमए फ्रेंच, एमए जर्मन, एमए नेपाली, एमए पर्शियन, एमए बंगाली। ठीक है, ये जो है आपको सीट्स भी बता रखी है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स जो अवेलेबल है। जैसे एमए अरेबिक है उसमें जो है 22 टोटल सीट्स जो है अवेलेबल है। ओके, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ये भी एक चीज आप याद रखेंगे, रेड वर्ड्स में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स अगर दी हुई है, अगर मिनिमम उतने बच्चे नहीं आते, उतने एडमिशन्स नहीं होते, तो जरूरी नहीं है वो इस कोर्स को चलाएंगे। कुछ कोर्सेज क्या होते हैं कि जितने नंबर उनकी मिनिमम सीट्स है वो भी फुलफिल नहीं हो पाती क्योंकि बच्चे इतने उस कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बीएचयू जो है डिसाइड कर सकती है कि वो उस कोर्स को रन ना करे। ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, वो तो चलो बाद की बात है, पहले तो आपको एग्जाम देना मेन वो बात है। तो आप ये सारे कोर्सेज में जो है आप एग्जाम दे सकते हैं, एमए अरेबिक, एमए इंग्लिश, ठीक है, वहीं पर एमए फ्रेंच, एमए जर्मन, एमए नेपाली, वहीं पर और आगे देखते हैं एमए हिंदी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। सीट्स आप देख सकते हो अलग अलग, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डीएवी, पीजी, एएम पीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, ये अलग अलग बाकी कॉलेजेस है ना, मैंने आपको नाम बताए थे ना कि बीएचयू के मेन डिपार्टमेंट के अलावा भी और बहुत सारे कॉलेजेस है जो आपको जो है सीट्स ऑफर करते हैं इन कोर्सेज में। एमए हिंदी है, एमए मराठी, एमए तेलुगु, एमए उर्दू, एमए पाली, एमए संस्कृत, एमए लिंग्विस्टिक, ठीक है, ये तो सारे लैंग्वेजेस के हो गए। वहीं पर अगर आप देखोगे एमए इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ये वाला एमए जो है ये वाला एमए जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें भी जो है बहुत सारे बच्चे जो है करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं। देखो मास्टर्स इन हिस्ट्री तो अलग है, मास्टर्स इन हिस्ट्री जो है एमए हिस्ट्री वो अलग है, ये वाला कोर्स जो है अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला कोर्स जो है थोड़ा अलग है, एमए AIHC एंशिएंट हिस्ट्री का ये कोर्स है। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे सीट्स अच्छी खासी अवेलेबल है। और यहाँ पर जो है ना जो 10% सीट्स है ना उन बच्चों के लिए अवेलेबल है जो कि एमए हिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं है, जो कि एमए हिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इसको अगर आपको करना है एमए इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है। इसमें यही बोल रखा है कि आपने जो है हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए, आपने क्या होनी चाहिए, हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। बट ये भी बोल रहे हैं कि 10% सीट्स ऐसे बच्चों के लिए भी रिजर्व्ड है जिन्होंने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी, तो 90% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है। वहीं पर जो 10% है वो उनके लिए रिजर्व्ड है जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये उसका क्राइटेरिया है।
वहीं पर अगर हम बात करें एमए फिलॉसफी जो है नॉन फिलॉसफी ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं मास्टर्स के जो कि आपने ग्रेजुएशन में नहीं किया, बट ग्रेजुएशन के बाद आपको एकदम से इंटरेस्ट जागता है कि मैं फिलॉसफी में मास्टर्स करूं। सो आप फिलॉसफी में मास्टर्स कर सकते हैं, बिकॉज नॉन फिलॉसफी ग्रेजुएट्स के लिए भी कुछ सीट्स यहाँ पर जो है अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि आपको फिलॉसफी का ग्रेजुएट ही होना चाहिए, नॉन फिलॉसफी वाले भी यहाँ पर दे सकते हैं। मैं बोलूँगी मैम हमें कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में, वो बात मैं आगे करूंगी। पहले मैं आपको बता रही हूँ कि बीएचयू कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो एमए हिंदू स्टडीज भी जो है यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है जो कि एमए मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म जो है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पर अगर आप देखोगे, अब जैसे मैंने ये बोला था कि नॉन हिस्ट्री वाले भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या बात की थी कि नॉन हिस्ट्री वाले भी जो है बैकग्राउंड के दे सकते हैं, बट हाँ उनको पेपर तो देना होगा, HUQP09 वाला पेपर तो देना ही होगा। ये नहीं कि आपको पेपर नहीं देना होगा, पेपर तो सभी को देना है, चाहे आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के हो या नहीं हो, आपको जो है पेपर तो देना ही होगा, अपीयर्ड होना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें जो फिलॉसफी वाले हैं उनको भी जो है पेपर देना पड़ेगा, जो नॉन फिलॉसफी बैकग्राउंड के उनको भी सब्जेक्ट डोमेन वाला पेपर देना पड़ेगा। आपको कोई कॉमन पेपर नहीं, आपने चाहे हिस्ट्री नहीं पढ़ी बट अब आगे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो हिस्ट्री वाला पेपर आपको फिर भी देना है, चाहे आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री का है या नहीं है, आपको HUQP09 कोड में पेपर देना है। वहीं पर फिलॉसफी वालों का HUQP16 में आपको पेपर देना है, चाहे आपका नॉन फिलॉसफी वाला बैकग्राउंड है, पढ़ना तो पड़ेगा फिर उसके लिए। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज ये ऑफर करता है, मास कम्युनिकेशन, एमए म्यूजियोलॉजी, ठीक है, एमए हिंदी, एमए प्रयोजनमूलक हिंदी, ठीक है, पत्रिका वाली हिंदी है ये, और एमए लाइब्रेरी, एमए मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी, और ये आप देख सकते हैं BPEd, MPEd, मतलब BPEd और MPEd भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर किसी को बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना है या फिर मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना है तो वो ये सारी चीजें भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। वहीं पर बोला गया है कि BPEd और MPEd में 15% सीट्स जो है रिजर्व्ड रहेगी फीमेल के लिए। ठीक है, 15% सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व्ड है अगर आपको मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन करनी है। वहीं पर कुछ स्पेशल कोर्सेज है जो BHU ऑफर करता है। अगर आपको मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट करना है, मास्टर इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, मास्टर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मास्टर वोकेशन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मास्टर वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइन, ये सारी चीज अवेलेबल है। अब जो हम बात कर लेते हैं कॉमर्स की। ठीक है, कॉमर्स के यहाँ अगर आप देखोगे MCOM आप कर सकते हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स जो है अवेलेबल है, MBA भी अवेलेबल है स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी में, MBA रिस्क एंड एश्योरेंस, MBA फॉरेन ट्रेड, MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपके पास अवेलेबल है। वहीं पर अगर आप देखोगे बीएड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जो लोग बीएड करना चाहते हैं, है ना, बीएड वो लोग करते हैं जो कि आगे जाके टीचर्स बनना चाहते हैं, तो बीएड भी यहाँ पर अवेलेबल है। बीएड लैंग्वेज में अवेलेबल है, बीएड साइंस अवेलेबल है, बीएड मैथमेटिक्स और बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में भी अवेलेबल है। क्योंकि होता है ना कि आगे जाके कोई साइंस का टीचर बनना चाहता है, कोई मैथ्स का टीचर बनना चाहता है, कोई सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज का टीचर बनना चाहता है, तो उनके लिए अलग अलग बीएड है। तो यहाँ पर बीएड की सीट्स अच्छी खासी यहाँ पर अवेलेबल है। वहीं पर बीएड स्पेशल एजुकेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट में अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हो, क्योंकि आप सभी को पता है बीएड स्पेशल एजुकेशन का भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, तो अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हो तो वो भी BHU में अवेलेबल है। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे एमएड भी अवेलेबल है, एमएड स्पेशल एजुकेशन भी अवेलेबल है और MA इन एजुकेशन भी अवेलेबल है। ओके, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। वहीं पर अगर आप देखोगे फैकल्टी ऑफ लॉ में आते हैं हम, तो LLB ऑनर्स बैचलर्स ऑफ लॉ आप कर सकते हो, LLM कर सकते हो 2 साल का, तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर आ जाता है। स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी में आपके पास LLM 1 ईयर वाला भी अवेलेबल है, और ये LLM कोर्स इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज इन एजुकेशन, ये स्पेशल कोर्सेज में अवेलेबल है, दोनों स्पेशल कोर्सेज में है। वहीं पर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे अगर आप MPA इन वोकल म्यूजिक करना चाहते हो, MPA इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सितार, फ्लूट, तबला, MPA इन डांस, कथक, भरतनाट्यम, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। वहीं पर आपके पास फैकल्टी ऑफ संस्कृत
विद्या धर्म याजना, अगर आपको आचार्यन शुक्ल यजुर्वेदा, आचार्यन कृष्ण यजुर्वेद, आचार्यन सामवेद, आचार्यन ऋग्वेद, आचार्यन व्याकरण, आचार्यन साहित्य, ये सारे जो आचार्य वाले कोर्स है, संस्कृत से रिलेटेड कोर्स है, वो यहाँ पर आपको अवेलेबल है। ठीक है, वो भी नंबर ऑफ सीट्स जो है अच्छी खासी अवेलेबल है, 62, 62, 62, 35, 35, 42, तो अच्छी खासी यहाँ पर जो आपके पास सीट्स जो है अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के फील्ड में अगर हम देखें तो एमए इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, आप बीएचयू से एमए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, एमए हिस्ट्री कर सकते हो, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन सोशियोलॉजी, एमए इन आर्काइवल स्टडीज एंड मैनेजमेंट और मास्टर्स इन जेंडर स्टडीज, और कुछ स्पेशल कोर्सेज भी है, एमए इन सोशल वर्क कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी, मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबएड जो बोल देते हैं, एमए इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, एमए इन सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, एमए इन इकोनॉमिक्स एनर्जी इकोनॉमिक्स, एमए इन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। सो आप देख रहे हो कोर्सेज तो बहुत अवेलेबल, अब आपका इंटरेस्ट किस जगह पर है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो और कौन कौन सी, मास्टर इन हेरिटेज मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। वहीं पर अगर आप देखोगे कॉमन सब्जेक्ट कोर्सेज एमए एमएससी के कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट कोर्सेज है, देखो आप एमए या फिर एमएससी होम साइंस में कर सकते हैं, एमए एमएससी ये कॉमन है, मतलब एमए वाले भी एमएससी वाला भी, मतलब कि एक आर्ट्स बैकग्राउंड वाला और साइंस बैकग्राउंड वाला ही कोर्सेज जो है कर सकते हैं। आर्ट्स वाले को एमए मिल जाएगा, साइंस वाले को एमएससी मिल जाएगा। ठीक है, एमए एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमए एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, बहुत अच्छा ये ऑप्शन है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत स्कोप है, डेटा साइंस में आप आगे जा सकते हो। एमए एमएससी इन साइकोलॉजी, ये सिर्फ साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए है। वहीं पर एमए इन साइकोलॉजी ये भी साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए, मतलब बट ऐसा एमएससी इन साइकोलॉजी जो है नॉन साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए। जैसे क्या होता है ना कि बहुत साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो आगे जाके साइकोलॉजी में एमएससी करना चाहते हैं बट उन्होंने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी नहीं किया है, तो वो लोग भी एमएससी कर सकते हैं साइकोलॉजी में, उनके लिए अलग से सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, उनके लिए अलग से सीट्स अवेलेबल है, और जिन्होंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की है उनको तो है ही, मास्टर्स कर सकते हैं आराम से साइकोलॉजी में। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे ठीक है, तो ये सारी चीज होगी। विजुअल आर्ट्स के लिए अगर आपको करना है तो अगर आपको एमएफए इन पेंटिंग करना है, एमएफए इन अप्लाइड आर्ट्स, एमएफए इन प्लास्टिक आर्ट्स, एमएफए इन पोट्री एंड सेरामिक्स, तो ये सारे विजुअल आर्ट्स के भी कोर्सेज अवेलेबल है। वहीं पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज बहुत सारे हैं, एमएससी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एमएससी इन एग्रोनॉमी, एमएससी इन एंटोमोलॉजी, एमएससी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, एमएससी इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो ये एमएससी के भी कुछ एग्रीकल्चर के कोर्सेज अवेलेबल है। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग, एमटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, सो एमटेक इतनी सारे चीज़ों में अवेलेबल है, और ये सिर्फ सीयूईटी पीजी का एग्जाम देकर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देख रहे हो तो ऑप्शंस आपके पास कितने सारे हैं। वहीं पर अगर आप देखोगे स्पेशल कोर्सेज भी कुछ अवेलेबल है, एमएससी इन एग्रो फॉरेस्ट्री, एमएससी इन सॉइल साइंस, एमएससी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सो वहीं पर अगर आप इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज करना चाहते हो तो एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस अवेलेबल है, इकोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन वहीं पर एमएससी इन स्पेशल, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेज, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। वहीं पर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये एमबीए एग्री बिजनेस का ना काफी फेमस है ये कोर्स यहाँ का, एमबीए एग्री बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो मिनिमम 10 इनटेक और मैक्सिमम 59 इनटेक से लेते हैं एमबीए अगर आपको एग्री बिजनेस में करना है। वहीं पर मेडिकल साइंसेज में एमएससी इन बायोस्टैटिस्टिक्स आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप साइंस के फील्ड में देखें तो अगर आप एमएससी फिजिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे कोर्सेज बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं। अगर आपको एमएससी फिजिक्स करना है, एमएससी केमिस्ट्री करना है, एमएससी जियोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बोटानी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी टेक जियोफिजिक्स, तो आप जो है कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स एमसीए भी यहाँ पर अवेलेबल है, सो एमसीए की भी काफी डिमांड है, तो बीएचयू में एमसीए भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ स्पेशल कोर्सेज भी अवेलेबल है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो ये सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल है। तो लिस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ये कुछ महिला महाविद्यालय से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, एमएससी बायो इन्फॉर्मेशन, एमए इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये एमएमवी वाले में, एमएमवी कॉलेज में उनके लिए जो है स्पेशल ये अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम बात करें आगे चलते हैं
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों को जो है कंफ्यूजन होती है कि मैम आखिरकार हमें कौन सा सीयूटी पीजी में क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना होगा जिससे हम अपने मन चाहा कोर्स जो है बीएचयू से कर पाए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप सबको यहाँ पे बताने वाली हूँ। देखो मोस्टली जो ड्यूरेशन है ना कोर्स के वो सबके 4 एमए जो होती है, मास्टर्स जो होती है मोस्टली जो है 2 साल की होती है, मतलब 4 सेमेस्टर्स हो जाते हैं, 2 इयर्स। बट अगर किसी में फर्क कुछ में जो है एक्स्ट्रा ईयर्स भी हो जाते हैं, 3 साल की भी हो जाती है। तो यहाँ पर मोस्टली इन्होंने यही चीज मेंशन की है कि कुछ जो है 4 सेमेस्टर्स या 2 साल के नहीं है, तो उनके लिए उन्होंने मेंशन कर दिया कि कौन से नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं अगर आपको बंगाली उर्दू स्टैटिस्टिक्स, अगर आपको बंगाली में अगर आपको पीजी करनी है, मास्टर्स करनी है, तो आपको LAQP 07 देना पड़ेगा। उर्दू के लिए LAQP 37 देना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स के लिए SCQP 27 देना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश में मास्टर्स करनी है, इसमें बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपको LAQP 01, इंग्लिश के लिए आपको LAQP 01 देना पड़ेगा। इसकी लिस्ट में अगर हो पाए तो नीचे आपको प्रोवाइड करा दूंगी लिंक में, तो आप इसको देख सकते हैं कि आपको किस चीज के लिए कौन सी करनी होगी। ठीक है, संस्कृत के लिए LAQP 03, मैथमेटिक्स के लिए SCQP 19, हिंदी के लिए LAQP 02, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है HUQP 08। अगर आपको ज्योग्राफी में करनी है मास्टर्स तो HUQP 08, और अगर आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में करनी है तो आपको HUQP 01 देना होगा। ठीक है, ये आपको जो है देना होगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं पर देखो अब इन सब के लिए कौन कौन एलिजिबल है। आप जो है इन सब में अगर आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजली क्या है, तो या तो आपके पास BA ऑनर्स होनी चाहिए, ठीक है, या तो आपके पास BA ऑनर्स हो या फिर BA हो, ठीक है, या फिर BA हो, और आपने जो है 10+2 10th तक करो, 11th और 12th करी हो, 3 साल की ग्रेजुएशन करी हो, और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए। और वहीं पर अगर आप देखोगे MS इन संस्कृत के लिए कौन एलिजिबल है, शास्त्री ऑनर्स वाले भी एलिजिबल है। MA अगर आपको संस्कृत में करनी है तो जो शास्त्री ऑनर्स वाले हैं वो भी एलिजिबल है। ठीक है, वहीं पर ये जो आपका दिख रहा है आपको HUQP 01 वाला, अगर आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में मास्टर्स करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, BA ऑनर्स होनी चाहिए। ठीक है, या तो BA ऑनर्स हो या फिर BA हो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, और आपने जो है क्या पढ़ रखा हो, हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, तीनों साल में आपने जो है पढ़ा होना चाहिए। वहीं पर इन्होंने ये बोला है कि वहीं पर 10% सीट्स जो वेकेंट है, किसके लिए, जिन्होंने जो है नहीं पढ़ी। ठीक है, जिन्होंने जो नहीं पढ़ी। सो इन केस द सीट्स इन द कैटेगरी remain vacant, the same shall be applicants having concerned subject at the graduate level. 10% seats will be filled by those who have obtained honors degree in the subject of history to the said PG course and non-subject. The candidate must have studied ancient Indian history in any of the papers of his UG curriculum. The candidate should have appeared in the history. देखो अब इसमें ना एक और बात है कि अगर आपको इसमें करनी है तो आपको जो है या तो आपने 3 साल पढ़ रखी हो, ठीक है, तो आप तो वो आराम से कर दोगे। बट अगर आप वो 10% कैटेगरी में आना चाहते हो कि आपने नहीं पढ़ी, तो आपने अपने यूजी में कभी ना कभी तो कोई हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, एंशिएंट हिस्ट्री, तो अगर आपने वो भी पढ़ी है तो भी आप एलिजिबल हो। इसमें ये बात की गई है। ठीक है, यूजली बच्चे इसको कम ऑप्ट करते हैं, जो ऑप्ट करते हैं वो HUQP 09 वाले को ज्यादा ऑप्ट करते हैं। ये तो स्पेसिफिकली जो है जिनको अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में ही करनी है तो वो लोग जो है इसमें ऑप्ट करते हैं, और वो मोस्टली वही बच्चे होते हैं जिन्होंने अक्सर पढ़ रखी होती है हिस्ट्री, क्योंकि अगर आपको आर्कियोलॉजी में जाना है तो आपको स्पेसिफिकली हिस्ट्री का इंटरेस्ट रहा होगा, तो आपने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, तो वो बच्चे जो यूजली HUQP 01 का एग्जाम देते हैं। वरना अगर आपने नहीं भी पढ़ रखी है तो भी आप दे सकते हो, बट आपने कभी ना कभी जो है पढ़ी होनी चाहिए, और आपने जो है HUQP 09 का एग्जाम देना होगा आपको, क्योंकि 10% वाले जो बच्चे हैं ना वो HUQP 09 वाला एग्जाम देंगे, जिनको स्पेसिफिकली जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी है 3 साल, तो वो तो ये सीधा HUQP 01 दे देंगे। बट जिन्होंने जो है 10% वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको HUQP 09 वाला एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वहीं पर जो बच्चे MA इन स्टैटिस्टिक्स करना चाहते हैं वही उनके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पे, तभी आप कर सकते हो। ओके, वहीं पर आगे चलते हैं।
आगे अगर आपको करनी है एमए इन लिंग्विस्टिक्स करनी है, लैंग्वेज में एमए करनी है, तो LAQP 04 आपको देना होगा, LAQP 04 देना होगा, ठीक है। वहीं पर आप जो है क्या कर सकते हो, आपके पास 10+2+3 वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मिनिमम होनी चाहिए, ये सभी में क्राइटेरिया है। और वहीं पर एक कैंडिडेट जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है कोई सी भी लैंग्वेज, लिटरेचर में, फिलॉसफी में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में, वो अब डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो एमए इन लिंग्विस्टिक्स कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब वहीं पर अगर आपको एमए इन नेपाली करनी है तो LAQP 26 देना पड़ेगा, एमए इन नेपाली। वहीं पर अगर आपको एमए इन फ्रेंच करनी है तो LAQP 10, पर्शियन करनी है LAQP 30, जर्मन LAQP 12, तेलुगु LAQP 36, मराठी LAQP 35, ठीक है। तो मोस्टली जो LAQP 01 चलता है, इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, संस्कृत में करते हैं, ये ज्यादा अक्सर चलता है, ठीक है। वहीं पर आपको क्या होना चाहिए, वही है BA ऑनर्स या फिर BA होना चाहिए, 10+2+3 वाला पैटर्न होना चाहिए, और आपके 50% मार्क्स हुए जाने चाहिए, ठीक है। या फिर और आपके पास जो है PG डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए उस कंसर्न्ड सब्जेक्ट में, ठीक है, ये वाली चीज होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे BA ऑनर्स BA अंडर 10+2+3 पैटर्न विद PG डिप्लोमा UG डिप्लोमा इन तेलुगु विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन तेलुगु विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन तेलुगु एज द कंपलसरी सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, आपके पास अगर आपको ये इन कोर्सेज में करना है तो आपके पास एक प्रोफेशनल डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप रैंडमली BA ऑनर्स के बाद जो आप करने लगे, आपने अभी तक फ्रेंच पढ़ी नहीं और आप उसमें मास्टर्स करने जा रहे हो, आपने तेलुगु पढ़ी नहीं और अब आप मास्टर्स करने जा रहे हो। आपके पास वो PG डिप्लोमा होना चाहिए, एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाकर आप आगे जो है MA कर सकते हैं, फ्रेंच में, पर्शियन में, जर्मन में, तेलुगु में या फिर मराठी में। तो आपके पास डिप्लोमा होना जो है जरूरी है, ये चीज वो मांग रहे हैं। वहीं पर MA इन फिलॉसफी अगर आपको करनी है तो जो फिलॉसफी वाले बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं वो भी HUQP 16 देंगे, और नॉन फिलॉसफी वाले भी जो है HUQP 16 ही देंगे, ठीक है, वो भी यही देंगे, दोनों को HUQP 16 देना है। वहीं पर अगर आपको MA इंडियन फिलॉसफी एंड रिलीजन करना है, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो भी आपको HUQP 16 देना है और HUQP 16 देना है। तो ये दोनों जो है कोर्सेज आपके HUQP 16 देने से आप दोनों के लिए जो है एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। वहीं पर अगर आपको MA इन हिस्ट्री करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भी ये पढ़ाती हूँ, ठीक है, MA इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट और एक है MA इन हिस्ट्री। देखो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, MA इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, MA इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ये HUQP 10 है, ये MA इन हिस्ट्री नहीं है, ये MA इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, ठीक है। इसमें जो है वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने जो है भाई हिस्ट्री पढ़ी हुई हो, जिसका जो है जिसने ऑनर्स हिस्ट्री में कर रखी हो, जिसका मेजर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री हो, वो ही यहाँ पर जो है कर सकता है, ठीक है। और उसी कॉलेज से करियो जो कि BHU से द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या फिर BHU से ही कर रखी हो वो लोग, या फिर अगर आपको कोई और कॉलेज है तो BHU डिसाइड करेगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। सो ये HUQP 10 है। अक्सर बच्चे HUQP 09 ही करते हैं, ये 10 और ये जो 1 वाला है ना, पहले मैंने आपको कहा था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी वाला, वो कम लोग करते हैं, बट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। यहीं पर अगर आपको पाली करना है तो LAQP 28। आगे चलते हैं, अगर आपको MA इन हिंदू स्टडीज करना है तो ACQP 08, MA इन मास कम्युनिकेशन COQP 11, MA म्यूजियोलॉजी में करना है तो HUQP 13, MA इन पत्रिका में करना है LAQP 32। अगर आपको मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करना है COQP 11। अगर आपको मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी पैलियोग्राफी में करना है तो COQP 11। अगर आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना है तो COQP 11। जल्दी जल्दी करते हैं, अगर आपको मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना है तो COQP 18। मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट करना है तो COQP 12। मास्टर इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करना है तो COQP 11, ठीक है, ये वाली चीजें समझ आ गई। अगर आपको मास्टर वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक तो COQP 11, वहीं पर COQP 11 से ही मोस्टली हो रहे हैं। अगर आपको मास्टर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करना है तो SCQP 12, और मास्टर ऑफ वोकेशन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी SQP 20, मास्टर वोकेशन फैशन टेक्नोलॉजी COQP 11, ठीक है।
तो यहाँ पर आप अगर देखोगे जो COQP 11 और COQP 12 होते हैं जनरल पेपर होते हैं, तो वो जो भी ऐसे आपके वोकेशनल टाइप ऑफ कोर्सेज होते हैं वो COQP 11 और COQP 12 मांगते हैं। अगर आपको MCOM करना है इंपॉर्टेंट, तो आपको COQP 08 देना होगा। MBA फॉरेन ट्रेड में करना है तो COQP 11 करना है। MBA रिस्क एंड इंश्योरेंस में करना है तो ये भी 11 है। MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करना है तो ये भी COQP 11 इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर आप देखोगे आपको एमएड करना है, एमएड बीएड के बाद एमएड करना है तो COQP 15 आपको देना पड़ेगा। ये O है, ठीक है, दिस इज O, लेट मी जस्ट COQP 15, ठीक है। वहीं पर अगर आपको जो है बीएड आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है, बीएड आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर आप देख रहे हो अगर आपको बीएड लैंग्वेज में करना है तो आपको COQP 05 देना है। बीएड साइंस में करना, क्योंकि एमएड तो हो गया बट बीएड के लिए भी CUET PG एग्जाम देना पड़ेगा, एमएड के लिए भी। अगर आपको लैंग्वेज वाले में बीएड करनी है तो COQP 05, साइंस में COQP 06, मैथमेटिक्स में COQP 07, सोशल साइंसेज में एंड ह्यूमैनिटीज में COQP 05। अलग अलग उसमें बीएड करने के लिए आपको अलग अलग CUET PG का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो एक से ज्यादा में कि मेरे को मैथ्स में भी ट्राई करना है, साइंस में भी ट्राई करना है, तो आप दोनों पेपर कोड में एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि 4 मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर कोड है जिनमें आप एग्जाम दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कोड में देना है, आप ज्यादा भी चूज कर सकते हो। बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए लैंग्वेज के COQP 05, साइंस के लिए COQP 06, मैथमेटिक्स COQP 07, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज COQP 04, ठीक है। इतनी चीज आपको जो है याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं पर आगे चलते हैं, आगे देखोगे बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है, तो मैं इस बुलेटिन को भी आपको नीचे अपलोड करा दूंगी। आपको जिस स्पेसिफिक के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो भी जो है आप ध्यान से रीड कर सकते हो, और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बेसिक बता रही हूँ। तो वहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा जो CUET PG के कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। CUET अगर आप लोग जो CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CUET PG के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे जो है अड्डा 247 की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप अड्डा 24/7 वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर जो है आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको वहाँ पे कूपन कोड लगाना पड़ेगा। तो आप मेरा कूपन कोड ASHI20 जो है लगा सकते हैं, ASHI20 मेरा कूपन कोड आप लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं पर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, जिससे जो है कोशिश करूँगी आपके जो डाउट्स है उनको सॉल्व करने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाती। तो आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं, तो उस पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरी मेल आईडी है अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है। और मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, सो मेरा भी कोर्स जो है लॉन्च हो गया है HUQP 09 वाला। सो मेरा जो कोर्स है अभिमन्यु बैच HUQP 09, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पे ये कूपन कोड लगा के आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं, BHU के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको जो है फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर आपको जाना है, अगर आपको MA एजुकेशन करनी है बच्चे COQP 16, देखो एमएड अलग है, ये एजुकेशन अलग है। अगर आपको MA इन एजुकेशन करनी है तो COQP 16। वहीं पर अगर आपको MA स्पेशल एजुकेशन करनी है तो COQP 15 देना पड़ेगा। अगर आपको जो है MPA करनी है वोकल म्यूजिक में HUQP 14, इंस्ट्रूमेंटल में करनी है तो HUQP 25, इंस्ट्रूमेंटल सितार फ्लूट में करनी है मतलब तबला में करनी है तो HUQP 25, सितार और फ्लूट में करनी है HUQP 14, ठीक है। वहीं पर आगे चलते हैं, आपके पास MPA इन डांस करनी है तो HUQP 05 है। वहीं पर अगर आप लॉ के स्टूडेंट है, आप LLB ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको COQP 11 देना है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आपको LLM करनी है, मास्टर ऑफ लॉज करनी है तो COQP 14 देना है। आपको LLM मास्टर ऑफ लॉ करनी है तो यहाँ पर आप देख रहे हो COQP 14, वही वाली बात है, वो आपको देना है। वहीं पर अगर आपको संस्कृत में कुछ कोर्सेज करने हैं तो ACQP 21, ACQP 17 ऋग्वेद का करना है, ज्योतिष गणित का करना है तो ACQP 12, मीमांसा का करना है ACQP 24, प्राचीन न्याय का ACQP 14। तो ये सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो यहीं पर अगर आपको जो है
और आपको संख्योग्या, प्रणिहतासा, संख्योग उनमें करना है तो ACQP 24 आपको देना पड़ेगा। पुराण इतिहास में करना है ACQP 16 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आचार्यन बौद्ध दर्शन करना है तो ACQP 04 आपको देना पड़ेगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं, आचार्यन जैन दर्शन करना है तो ACQP 10, आचार्यन अगम तंत्र तो यहाँ पे ACQP 03 है, धर्म विजानन ACQP 06। वहीं पर अगर आपको MA इन इकोनॉमिक्स करना है तो COQP 10 है, MA इन हिस्ट्री करना है तो इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ाती हूँ तो आपको पता होगा HEQP 09, HEQP 09 अब तो याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको MA इन पॉलिटिकल साइंस करना है, ये भी बच्चे बहुत ऑप्ट करते हैं, तो HEQP 18 है आपका कोड। MA इन साइकोलॉजी करना है तो आपको CUET का एग्जाम किस में देना होगा, HEQP 20 में देना होगा। MA इन सोशियोलॉजी HEQP 22 में आपको देना होगा। वहीं पर अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट या कुछ स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी है तो उनके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो सारे अवेलेबल है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट के बता देती हूँ। अगर आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी करना है तो COQP 11 देना है, मतलब इन सबके ही COQP 11 है। ये जो स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी है ना, अगर आपको इनको करना है तो आपको ये जनरल पेपर होता है SOQP 11 ये देना होगा, तो आपको ये पूरा जो स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी है आपको जो है मिल जाएगा इसमें सीट्स। MA इन इकोनॉमिक्स करनी है, एनर्जी इकोनॉमिक्स तो COQP 10 रहेगा। MA इन हेरिटेज मैनेजमेंट COQP 11। वहीं पर आप देखोगे MA इन जेंडर स्टडीज बहुत करते हैं तो COQP 11 ही रहेगा इसका भी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें समझ आ रही है। वहीं पर अगर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में यहाँ पर आप देख सकते हो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स करने तो SEQP 01, SEQP 01 ही सब है। अगर आपको जो भी एग्रीकल्चर में करना है साइंस में, आपको जो है हॉर्टिकल्चर में करनी है मास्टर्स, तो सब में SEQP 01 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। MTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी MTQP 03, MTech इन फूड टेक्नोलॉजी MTQP 06, MSc एग्रो फॉरेस्ट्री करने तो SEQP 02, MSc इन सोशल साइंस तो SEQP 26, मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट तो COQP 01, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर आप देखोगे MTech अगर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करनी है तो MTQP 11, MSc इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी SEQP 25, ठीक है। अगर आपको MSc करना है देखो तो मोस्टली अगर आपको इन्वायरमेंटल साइंस में, इन्वायरमेंट के उसमें किसी में भी करना है तो आपको SEQP 11 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये उससे हो जाएगा। वहीं पर अगर आपको MBA इन एग्री बिजनेस करनी है तो ये इंपॉर्टेंट है COQP 12, ये बच्चे भी बहुत ऑप्ट करते हैं तो COQP 12 से आपका MBA इन एग्री बिजनेस हो जाएगा। वहीं पर MSc इन बायोस्टैटिक्स करनी है तो SEQP 27 में आपको देना है। वहीं पर आपको MSc इन फिजिक्स करनी है तो SEQP 24, बॉटनी SEQP 07, मैथमेटिक्स SEQP 19 और होम साइंस HEQP 11, और केमिस्ट्री अगर आप देखोगे तो SEQP 08, कंप्यूटर साइंस SEQP 09, स्टैटिस्टिक्स SEQP 27, जूलॉजी SEQP 28, ज्योग्राफी HEQP 08, साइकोलॉजी HEQP 20, ठीक है। MSc इन बायोकेमिस्ट्री करनी है तो SEQP 05, वहीं पर आप देख सकते हो जियो फिजिक्स में करनी है तो SEQP 15, MSc इन जियोलॉजी करनी है तो SEQP 14 का एग्जाम देना पड़ेगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट एक बार आप इससे गो थ्रू कर लोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। MSc बहुत सारे बच्चे देते हैं तो आपको MSc करनी है तो आपको कौन से CUET कोड में देना पड़ेगा, SEQP 09 में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर और भी कोर्सेज है, आप एक बार देख सकते हैं, ये मैं पूरा प्रोवाइड करा दूंगी आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ आ गई है तो एक बार ये आप बाकी चीजें भी पढ़ सकते हो, काउंसलिंग कोड वगैरह, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है, ये सारी डिटेल्स है, रिजर्वेशन से रिलेटेड सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी जो मेन हमने डिस्कशन किया है वो किस बारे में किया है, वो हमने डिस्कस किया कि BHU में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप कहाँ कहाँ पर मास्टर्स जो है कर सकते हैं, और कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड में आपको CUET PG का एग्जाम देना होगा। तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट है जिस पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ashi.sharma@adda247.com पर आप मेल करके मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी है अगर आपको। तो वहीं पर कोर्सेज सारे अवेलेबल है हमारे CUET PG के, तो आप उनको जो है जाकर देख सकते हैं adda247 की वेबसाइट पर जाकर, और मेरा कूपन कोड ASHI20 अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो है पा सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टाटा टेक केयर, बाय बाय।